थोड़ा माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? 3 जुलाई की वो सुबह जयपुर की सड़कों पर रोज जैसी ही थी। गाड़ियां आ जा रही थी, लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और सड़क पर किनारे से चल रही एक महिला को इतनी जोर से टक्कर मारती है कि वो हवा में उछलकर दूर जा गिरती है। गाड़ी रोकने के बजाय ड्राइवर स्पीड और तेज करता है और वहां से भाग जाता है। अस्पताल ले जाते उस महिला की जान चली जाती है। पुलिस इसे एक आम हिट एंड रन का केस मानकर फाइल बंद करने वाली थी, लेकिन तभी इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा हुआ। जिनका जीवन समाप्त हुआ वो महिला कोई आम महिला नहीं थी, वो कोर्ट में काम करती थी। उनका नाम नीरज शर्मा था। उनकी इस घटना के बाद जब उनके भाई यानी आयुषी के मामा ने अपनी भांजी के चेहरे पर देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। एक बेटी जिसकी माँ की अभी अभी एक भयानक एक्सीडेंट में जान चली गई हो, उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, कोई आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। मामा को खटक गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पुलिस से कहा कि इस एक्सीडेंट की दोबारा जांच होनी चाहिए, और जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो सबके होश उड़ गए। वो तो कोई एक्सीडेंट था ही नहीं, वो एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसा खेल था जिसमें जान ली गई और फिर उसे एक्सीडेंट का जामा पहना दिया गया। और सबसे ज्यादा डराने वाला सच तो तब सामने आया जब पता चला कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि खुद उनकी 24 साल की सगी बेटी आयुषी थी, जो कानून की पढ़ाई कर रही थी, LLB की स्टूडेंट। अभी लोग इस सदमे से संभल नहीं पाए थे कि महज 48 घंटे के अंदर पुलिस के सामने एक और ऐसा राज खुलता है जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयुषी ने सिर्फ अपनी माँ की जान नहीं ली थी, बल्कि ठीक 1 साल पहले उसने अपने सगे पिता विजय शर्मा को भी तड़पा तड़पा कर इस दुनिया से विदा कर दिया था। यानी एक 24 साल की पढ़ी लिखी लड़की जो एक अच्छे अमीर खानदान से आती है, वो 1 साल के अंदर ही अपने माता पिता दोनों की जान ले लेती है। आखिर कोई बेटी ऐसा कर कैसे सकती है? किस चीज का लालच था उसे? जवाब था एक सरकारी नौकरी और करीब 14 करोड़ की प्रॉपर्टी। आयुषी को लगा था कि वो कानून की पढ़ाई कर रही है तो वो पुलिस से भी ज्यादा चालाक है और ऐसा परफेक्ट प्लान करेगी कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन कानून की देवी की आंखों पर पट्टी भले ही बंधी हो, पर सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब ये पूरी साजिश शुरू हुई थी। आयुषी के पिता विजय शर्मा लखनऊ हाई कोर्ट में LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क थे। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। जयपुर में उनके 2 अच्छे मकान थे, एक्सप्रेसवे के पास 5 बीघा जमीन थी, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन इस हंसते खेलते परिवार में एक दबी हुई नफरत भी पल रही थी। विजय शर्मा और नीरज शर्मा का एक बेटा भी था जो आयुषी का छोटा भाई था। वो लड़का मानसिक रूप से बीमार था, एक स्पेशल चाइल्ड था जिसे 24 घंटे किसी न किसी की देखभाल की जरूरत होती थी। अब होता ये था कि माँ का पूरा ध्यान उस बीमार बेटे पर रहता था। आयुषी को बचपन से ही लगने लगा था कि उसके माता पिता उसे इग्नोर कर रहे हैं, सारा प्यार सारी अटेंशन उसके भाई को मिल रही है और उसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। बचपन की यही छोटी सी जलन धीरे धीरे एक गहरी नफरत में बदल गई। आयुषी बड़ी हुई, LLB में एडमिशन लिया, लेकिन दिमाग में यही एक बात घूमती रहती थी कि कैसे भी करके उसे बहुत सारा पैसा और पावर चाहिए। साल 2024 के आखिर में अचानक विजय शर्मा की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें ब्रेन हेमरेज होता है और जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। वहाँ उनका इलाज लंबा चलता है। धीरे धीरे वो ठीक होने लगते हैं, डॉक्टर्स उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं और वो घर आ जाते हैं। वो घर पर पूरी तरह बेड रेस्ट पर थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन आयुषी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा। दिसंबर 2024 के एक दिन आयुषी अपने ताऊ के बेटे यानी कजन बलराम के साथ घर आती है। पिता विजय शर्मा को गाड़ी में बिठाती है और माँ से कहती है कि सरकारी हॉस्पिटल का इलाज तो हो गया, लेकिन पापा को पूरी तरह ठीक करने के लिए मैं इन्हें बहुत बड़े प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने ले जा रही हूँ। माँ ने उस पर भरोसा कर लिया, क्योंकि घर में बीमार बेटा था तो माँ तो उसके पास से नहीं हट सकती थी। वो साथ नहीं जा पाई। आयुषी अपने बीमार पिता को लेकर घर से निकल जाती है और यही वो मोड़ था जहाँ से विजय शर्मा का जीवन संकट में पड़ गया था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए और देखते देखते 3 महीने निकल गए। विजय शर्मा घर वापस नहीं आए। माँ जब भी आयुषी से पूछती कि पापा कहाँ हैं, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती। कभी कहती डॉक्टर सभी चेकअप कर रहे हैं, कभी कहती कि उन्हें दिल्ली रोड पर निम्स हॉस्पिटल में रखा गया है जो बहुत दूर है, आप वहां मत आओ।
क्योंकि आपको भाई को भी देखना है। माँ को लगता कि बेटी पिता की भले के लिए ही तो कर रही है जो भी कर रही है, इसीलिए वो ज्यादा जिद नहीं करती थी। लेकिन इन 3 महीनों में आयुषी और बलराम ने विजय शर्मा को कहाँ रखा, किस हाल में रखा, ये आज तक एक बड़ा रहस्य है। पुलिस को शक है कि इन 3 महीनों के दौरान आयुषी ने अपने पिता को किसी ऐसी अनजान जगह पर रखा जहां उन्हें धीरे धीरे स्लो पॉइजन या ऐसी दवाइयां दी गई जिससे उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर। 3 महीने बाद जब माँ और मामा ने बहुत ज्यादा दबाव बनाया, तब जाकर आयुषी ने शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम बताया और कहा कि पापा वहाँ पर आईसीयू में है। जब नीरज शर्मा और राकेश शर्मा, नीरज के भाई, भागते हुए उस हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों की बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी अभी कुछ ही दिन पहले नहीं हाल आई है, इनके दोनों फेफड़ों में पानी भर चुका है, लिवर 90% डैमेज है और हार्ट में भयानक ब्लॉकेज है, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, सारे ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। नीरज शर्मा को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो इंसान हॉस्पिटल से ठीक होकर घर लौटा था उसकी हालत 3 महीने में इतनी बदतर कैसे हो सकती है। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो आयुषी ने कहा, अब जब कुछ नहीं हो सकता तो इन्हें घर ले चलते हैं। 31 अप्रैल 2025 को वो अपने पिता को जबरदस्ती अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर लाती है और घर लाने के कुछ ही घंटों बाद विजय शर्मा की मृत्यु हो जाती है। ये होते ही आयुषी ने रोने धोने का नाटक करने के बजाय तुरंत कहा कि चलो जल्दी से गाँव चलते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। आनंद फानन में पार्थिव शरीर को गांव ले जाया गया और बिना किसी पोस्टमार्टम के उनका दाह संस्कार कर दिया गया। सबको लगा कि जान बीमारी की वजह से गई है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। पिता की मौत को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, लेकिन आयुषी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो अपनी माँ के पास गई और कहा कि पापा के जाने के बाद जो अनुकंपा यानी डिपेंडेंट वाली सरकारी नौकरी मिलती है उसका फॉर्म मैं भर रही हूँ, वो नौकरी मुझे चाहिए, लेकिन नियम के मुताबिक पहली हकदार पत्नी होती है। मामा राकेश शर्मा ने अपनी बहन नीरज को समझाया कि तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हारा बेटा बीमार है जिसकी देखभाल तुम्हें जिंदगी भर करनी है। आयुषी का कोई भरोसा नहीं है, कल को तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम क्या करोगी, तुम खुद ये सरकारी नौकरी ले लो। माँ ने भाई की बात मान ली, फॉर्म भर दिया। क्योंकि कोर्ट का मामला था इसीलिए नीरज शर्मा को नौकरी आसानी से अपने पति की जगह मिल गई। अब वो अपनी पति की जगह लोअर डिवीजन क्लर्क बन गई। बस यही बात आरुषि बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे लगा उसकी माँ ने उसका हक छीन लिया है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन खुद उसकी माँ है। उसने घर में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा किया। माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा तू पढ़ाई कर, वकील बन, जज बन, मैं तेरा पूरा खर्चा उठाऊं। लेकिन आयुषी के सर पर तो जल्दी से अमीर होने का भूत सवार था। उसने माँ के सामने एक नई शर्त रख दी कि अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो जयपुर के दोनों मकान और हाईवे वाली 5 बीघा जमीन तुरंत मेरे नाम ट्रांसफर कर। माँ ने इस बात से भी साफ मना कर दिया कि इतनी जल्दी पूरी जायदाद एक बेटी के नाम पर कैसे कर दो, जबकि एक बीमार बेटा भी घर में है। गुस्से में आकर आयुषी ने वो घर छोड़ दिया और अपने पुराने मकान में रहने चली गई। उस पुराने मकान के ठीक बगल में उसके ताऊ का परिवार रहता था और ताऊ का बेटा बलराम आयुषी का सबसे पक्का मददगार था। वहीं बैठकर आयुषी ने अपनी माँ की भी जान लेने का पूरा प्लान तैयार किया। आयुषी ने अपने ताऊ और भाई बलराम को अपने जाल में फंसाया। उनसे कहा कि अगर तुम लोग मेरी माँ को रास्ते से हटाने में मदद करोगे तो एक्सप्रेस वे के पास वाली 5 बीघा जमीन मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। मुझे बस जयपुर के ये 2 मकान और माँ की वो सरकारी नौकरी चाहिए। ताऊ और बलराम लालच में आ गए क्योंकि 14 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी में से एक बड़ा हिस्सा आखिर उन्हें भी मिल रहा था। सबने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि काम ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल एक हादसा लगे और पुलिस को जरा सा भी शक ना हो। इसके लिए उन्होंने बाकायदा 4 लाख का बजट तय किया। 4 लोगों को हायर किया, 35,000 रुपए में किराए पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी ली और नीरज शर्मा की रेकी करनी शुरू कर। एक बार तो नीरज शर्मा बच गई, लेकिन वो लोग हार मानने वाले नहीं थे। 3 जुलाई 2026 की सुबह जब नीरज शर्मा रोज की तरह अपने काम पे निकली तो पहले से घात लगाए बैठी उस स्कॉर्पियो गाड़ी ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस बार नीरज शर्मा अपनी जान नहीं बचा सकी। आयुषी को लगा उसका प्लान कामयाब हो गया। पिता की बात बीमारी में बदल गई और माँ की बात एक रोड एक्सीडेंट में। अब तो पूरी प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी की वो अकेली मालकिन बन जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ जाता है। इस केस में वो सुराग थे आयुषी के मामा और सड़क पर लगा एक CCTV कैमरा। अंतिम संस्कार के वक्त जब मामा ने आयुषी को देखा तो उन्हें याद आया
कि 1 साल पहले जब जीजा जी की मौत हुई तब भी आयुषी के चेहरे पर ऐसे ही बेरुखी वाले भाव। मामा खुद हाई कोर्ट में काम करते हैं। उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात की और कहा कि मेरी बहन का एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस ने जब एक्सीडेंट वाली जगह के सीसीटीवी फुटेज देखे तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। फुटेज में दिखा कि गाड़ी घटना करने से बहुत पहले वहां खड़ी थी। एक लड़का बाइक पर लगातार चक्कर काट रहा था। जैसे ही महिला आई, गाड़ी ने स्पीड बढ़ाई और उन्हें कुचल दिया। पुलिस ने जब स्कॉर्पियो के नंबर प्लेट से जांच शुरू की तो वो उसके मालिक तक पहुंचे। मालिक ने बताया कि ये गाड़ी आयुषी के ताऊ ने किराए पर ली थी। पुलिस ने ताऊ को उठाया, ताऊ से बलराम तक पहुंचे, बलराम से उन 4 लोगों तक पहुंचे और आखिरकार वो नाम सामने आया जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। आयुषी को गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ी पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी माँ को रास्ते से हटाने के लिए 4 लाख रुपए उन लोगों को दिए थे। जैसे ही माँ की घटना का खुलासा हुआ, मामा राकेश शर्मा ने तुरंत पुलिस को एक और लिखित शिकायत दी। उन्होंने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जीजा जी की मृत्यु भी नेचुरल नहीं थी। आयुषी ने ही उन्हें 3 महीने तक गायब रखकर ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था ताकि उनकी जान चली जाए और उनकी नौकरी आयुषी को मिल सके। जयपुर पुलिस ने अब पिता की मृत्यु के मामले में भी नए सिरे से तफ्तीश शुरू कर दी है। उस अस्पताल के डॉक्टरों के बयान लिए जा रहे हैं, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। एक 24 साल की लड़की जो कल तक अदालत में वकीलों और जजों के बीच बैठकर कानून की बारीकियां सीख रही थी, आज वो खुद सलाखों के पीछे खड़ी है। उसने जिस सरकारी नौकरी और 14 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए अपने माता पिता की जान ले ली, आज वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब उसके पास ना तो आलीशान मकान बचे हैं, ना वो जमीन बची है, ना ही सरकारी नौकरी बची है। बचा है तो सिर्फ जेल का अंधेरा और जिंदगी भर का पछतावा। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर आज के समाज में पैसा और लालच किस कदर रिश्तों पर हावी होता जा रहा है कि एक बच्चा अपने माता पिता के जीवन का अंत कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।